हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज ऑफ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जिसमें आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे पहले हम लोग 11 चैप्टर्स मैक्रो के कर चुके हैं, आज हमारा लास्ट चैप्टर है और इसके बाद हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जब आपका सीयूईटी का एग्जाम आसपास होगा तब। लेकिन अभी हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 12 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इट इज रिटन एज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये किसकी बात कर रहा है, आपको देख के समझ में आ गया होगा यहाँ पर किसकी बात हो रही है। देखो, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रही है हमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या होता है, बेसिकली यही तो होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही हमें डिफाइन गिवन है कि इट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डैश कंसेप्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा स्टॉक है या फ्लो है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्यों? बिकॉज इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने पूरे साल में कितना इनफ्लो करा, कितना आउटफ्लो करा कैश का, वो क्या होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड। देखो हमारे पास बीओपी में दो चीजें होती हैं, ठीक है। बीओपी में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है इनफ्लो और दूसरा होता है आउटफ्लो, ठीक है। अगर पैसा आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लो बोलते हैं, और अगर पैसा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटफ्लो बोलते हैं। तो जो पैसा आता है उसको हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। और जो पैसा जाता है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड, ठीक है। हमें अपना अकाउंट्स वाला कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कोई एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम कैपिटल कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ एक चीज याद रखो, अगर पैसा आ रहा है तो वो इनफ्लो होगा और किस साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। और अगर पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो होगा और किस साइड रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड, ठीक है। समझ में आ गया? एनीवेज यहाँ पर क्या इनफ्लो है, तो इनफ्लो हमारे किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। तो आंसर शुड बी ए। चलिए आगे देखते हैं। When receipts of foreign exchange are more than the payment of foreign exchange, इसका मतलब क्या है? हमारी जो रिसिप्ट्स हैं वो ज्यादा हैं पेमेंट से, ठीक है। रिसिप्ट्स पेमेंट से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो। पेमेंट को हम लोग आउटफ्लो बोलेंगे, रिसिप्ट्स को हम लोग इनफ्लो बोलेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ज्यादा पैसा आ रहा है और कम पैसा जा रहा है, तो इससे क्या होगा? बीओपी हमारा किस में होगा? सरप्लस में रहेगा, ठीक है। देखो, अगर रिसिप्ट ज्यादा है तो ये क्या होता है? हमारा सरप्लस होता है, ठीक है। और अगर रिसिप्ट्स इज लेस देन पेमेंट, रिसिप्ट अगर पेमेंट से कम है तो ये क्या हो जाएगा? डेफिसिट हो जाएगा। और अगर रिसिप्ट्स इक्वल्स टू पेमेंट है तो वो क्या रहेगा? बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा था कि हमारी जो रिसिप्ट है वो ज्यादा है पेमेंट से, तो हमारा बजट कौन सा रहेगा? तो हमारा बजट हो जाएगा सरप्लस बजट। तो आंसर शुड बी बी। देखते हैं नेक्स्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? बायलेटरल ट्रांसफर्स, वन वे ट्रांजेक्शन बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो यूनिलेटरल नाम से समझ में आता है, यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल साइडेड, ठीक है। यूनि का मतलब होता है सिंगल साइडेड, वन वे ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो अच्छा, इसका नाम भी यही है, वन वे ट्रांजेक्शन या वन वे ट्रांसफर, तो इसका आंसर यही होगा। बायलेटरल क्या होते हैं? जिसके बदले में आप कोई गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हो फिर आपको पैसा मिलता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? एक तरीके से सिर्फ एक ही साइड से पेमेंट करी जा रही है विदाउट इन एनी रिटर्न, ठीक है। बदले में कुछ नहीं मिल रहा, आप सिर्फ पैसा भेज रहे हो या पैसा आपको मिल रहा है, तो वो हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज आल्सो नोन एज। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनविजिबल, विजिबल, वन साइडेड, अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। तो इससे पहले मैं आपको बीओपी का थोड़ा सा समरी देता हूँ जिसके बेसिस पर हमारे ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इवन तो मुझे पहले क्वेश्चन से पहले देनी चाहिए थे, बट स्टिल अभी करते हैं इसको। बैलेंस ऑफ पेमेंट,
ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास दो साइड्स होती हैं, बेसिकली दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। ठीक है। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फिर आता है हमारे पास यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो गया, फिर आता है हमारे पास इसमें इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हमारी आती हैं किसमें, करंट अकाउंट में आती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास इसमें आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बोरिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं हमारी जो कैपिटल अकाउंट में आती हैं। तो अब देखिए इसको एक एक करके समझते हैं। जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली मर्केंडाइज की बात कर रहे हैं। मर्केंडाइज यानी कि सामान, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विजिबल। जो भी चीजें हम लोग विच कैन बी सीन और टच्ड आर विजिबल ट्रांजेक्शन। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम्स बोलते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज हमारी क्या होती है, इनविजिबल होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग इनविजिबल ट्रांजेक्शंस भी बोलते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, जो सिंगल साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं, जिसके बदले में आप कोई पेमेंट नहीं करते हो या कोई काम नहीं करते हो। ठीक है, जैसे कि इसमें गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया, डोनेशंस हो गया, चैरिटी हो गया। इसमें क्या है, वन साइडेड ट्रांजेक्शन है, बदले में आप कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। ठीक है, इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड में इसमें हमारे पास रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आता है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपने बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट करा है या बाहर की कंट्री के लोगों ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करा है। बोरिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड में मतलब या तो हमने किसी कंट्री से बोरो करा है या हमने किसी कंट्री को लैंड करा है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यही है कि डॉलर, अगर हम कंपेयर करें, डॉलर को हमने सेल करा है, परचेज करा है। ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। तो ये था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मेजर अकाउंट और इनका समरी। मोस्ट ऑफ द चैप्टर हमारा इसी में कवर हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। क्या था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्योंकि यहाँ पे गुड्स की बात करी गई है, तो ये कौन से होते हैं, मर्केंडाइज होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। और मर्केंडाइज यानी कि ये कौन सा है, हमारा विजिबल है। गुड्स क्या होते हैं, हमारे विजिबल आइटम्स होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज विजिबल ट्रेड। आंसर इज बी। डैश एंड डैश आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा ना अपना, इट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारे पास क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट से बहुत ही ज्यादा छोटा कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हमारा ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, फिर उनके बहुत सारे कंपोनेंट्स। लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही चीज आती है, करंट अकाउंट का सिंगल कंपोनेंट, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, यस, गुड्स मतलब विजिबल आइटम्स। एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स नहीं आता, सर्विसेज नहीं आती इसमें। इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आता है, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा आंसर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस टेक्स प्लेस ऑन। अभी एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस होती क्या है, पहले ये डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है एकोमोडेटिंग और दूसरी होती है ऑटोनोमस। ठीक है, तो जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है ये करी जाती है प्रॉफिट के मोटिव से। ठीक है, इसका एक ही मोटिव है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस करने का, प्रॉफिट। अगर हमें लग रहा है कि हमारा प्रॉफिट होगा तो हम लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे और उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस किस लिए होती है,
ये होती हैं हमारा बीओपी में अगर सरप्लस और डेफिसिट है, बीओपी में अगर सरप्लस और डेफिसिट है तो उसको क्या करने के लिए, कवर करने के लिए, बेसिकली ये बैलेंस करती हैं हमारे बीओपी को। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये था दोनों का मेजर डिफाइन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन व्हिच आर डन विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, व्हाइल अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर डन विद द पर्पस ऑफ करेक्टिंग सरप्लस और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन ने पूछा है कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहाँ आती हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। देखो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सरप्लस और डेफिसिट कवर कर रहे हैं। तो करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन से हम लोग सरप्लस और डेफिसिट कवर नहीं कर सकते, तो क्योंकि उसमें अमाउंट कम इन्वॉल्व होता है। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है ना, ठीक है, अगर आपको सरप्लस और डेफिसिट कवर करना है तो आपको दो तरफ देखना पड़ेगा, या तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ देखोगे या बोरिंग की तरफ देखोगे। ठीक है, अगर हमारे पास डेफिसिट हो रहा है तो आप क्या करोगे, बोरो करोगे, और अगर सरप्लस हो रहा है तो आप क्या कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज बेस्ड ऑन डैश ट्रांजैक्शन। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, ठीक है, तो वो किस ट्रांजैक्शन में होता है। मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो गया या जो लॉस हो गया, लॉस होगा तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। तो यही है कि जो हमारा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है तो वो ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग करंट और कैपिटल किस में रहेगा, आंसर रहेगा हमारे पास ऑटोनोमस, क्योंकि यही जो है प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंड करती है हमारे ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अकोमोडेटिंग तो नहीं करती हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट भी अलग चीज है। ठीक है, तो आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेड सरप्लस रेफर्स टू। तो ट्रेड सरप्लस क्या होता है, देखो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक आएगा एक्सपोर्ट और एक आएगा इंपोर्ट। हमें क्या करना है, सरप्लस। सरप्लस यानी कि सामान ज्यादा बेचा होगा जब भी पैसा आएगा और तभी सरप्लस बनेगा, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स शुड बी मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स शुड बी मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, यहाँ पे ट्रेड की बात करी गई है तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है जिसमें हमारे पास सर्विसेज नहीं आता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल, तो ये तो सिर्फ सर्विसेज हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स शुड बी मोर देन, यस द आंसर इज डी, कि हमारे जो विजिबल आइटम्स यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स से। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस सेंट अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ द करंट ऑफ द डैश अकाउंट इन द बीओपी। तो जो रेमिटेंसेस है, गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस, ये किसका पार्ट है, ये है करंट अकाउंट में आता है। ठीक है, अगर आपको याद है, जस्ट मैंने भी आपको बताया कि जो हमारे गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस है वो कहाँ आते हैं, करंट अकाउंट में आते हैं। और करंट अकाउंट में क्या नाम होता है इनका, इनको हम बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो हम जहां पे भी कैपिटल अकाउंट है वो तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करा है हमने, बाहर भेजे हैं, तो यहाँ से पैसा गया है, और अगर पैसा गया है तो उसको क्या बोलेंगे, आउटफ्लो बोलेंगे। और आउटफ्लो किस साइड आता है, आउटफ्लो आता है हमारा डेबिट साइड। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आंसर क्या रहेगा, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डेबिट साइड, तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड ऑन द, एक्सपोर्ट ऑफ मशीन, मशीन क्या है, गुड्स है। ठीक है, एनीवेज एक्सपोर्ट कर दिया तो पैसा आएगा ना, सामान गया तो पैसा तो आएगा। तो इनफ्लो है, इनफ्लो मतलब क्रेडिट साइड और गुड्स मतलब करंट अकाउंट। फर्स्ट कंपोनेंट ये ना हमारे पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो हमारे पास ये इनफ्लो होगा और ये करंट अकाउंट में आएगा, और इनफ्लो यानी कि क्रेडिट साइड, तो इट इज द क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरप्लस इन बीओपी रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ। बीओपी में अगर सरप्लस है तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शंस देखते हैं पहले। तो एक तो आपको पता ही है कि ओवरऑल रिसिप्ट जो है हमारे ओवरऑल पेमेंट से ज्यादा होनी चाहिए। ऑटोनोमस रिसिप्ट ओवर ऑटोनोमस पेमेंट ओवर रिसिप्ट्स, अगर पेमेंट ज्यादा है, अगर पेमेंट ज्यादा है रिसिप्ट से, तो ये तो सरप्लस नहीं हो सकता, ये तो डेफिसिट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट करो। करंट अकाउंट पेमेंट ओवर ऑटोनोमस, इन दोनों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट्स ओवर कैपिटल अकाउंट पेमेंट, कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट और पेमेंट की बात करें तो इसमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि रिसिप्ट जो है हमारे पेमेंट से ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है, ये कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, हमें बीओपी में सरप्लस देखना है, हमें कैपिटल अकाउंट में सरप्लस थोड़ी देखना है, तो ये गलत हो जाएगा।
ऑटोनोमस रिसिप्ट और ऑटोनोमस पेमेंट्स, यस ये जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे ऑटोनोमस रिसिप्ट जो है ऑटोनोमस पेमेंट से ज्यादा है, इसका मतलब हमारा बीओपी में क्या चल रहा है, सरप्लस चल रहा है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन द, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या है, आउटफ्लो ऑफ मनी, और आउटफ्लो ऑफ मनी का मतलब क्या है, डेबिट साइड। क्लियर, पैसा गया तो क्या हो गया, डेबिट साइड। मशीनरी है तो ये क्या हो जाएगा, गुड्स। गुड्स यानी कि करंट अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इज रिकॉर्डेड इन द डैश अकाउंट, तो ये तो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। एंड बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड, अच्छा हमसे इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कौन से अकाउंट में आएगा। तो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी हमारा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मशीन किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है। एंड बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड, बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड आपको किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। तो ये सिंपल था, करंट और कैपिटल, आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, रीड करो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है ये। Foreign exchange transactions dependent on other foreign exchange transactions are called, foreign exchange transactions जो दूसरी foreign exchange transactions पर डिपेंड होती है उनको हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। रीड करो, सोचो और मुझे बताओ। सोचो सोचो क्या होगा, किस साइड, किस में आएंगे ये ट्रांजैक्शंस। नहीं आ रहा समझ में। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस डिपेंडेंट ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड, ठीक है, जो दूसरे ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड होती है। तो अगर हमारा सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रांजैक्शंस जो दूसरी ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड करती हैं वो होती है हमारी एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, करंट और कैपिटल नहीं होता, ऑटोनोमस नहीं होता। ऑटोनोमस तो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट और लॉस पे, उसकी कोई बात नहीं करी गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यस, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ इंडियाज बीओपी, इनमें से कौन सा जो है इंडिया के बीओपी के ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, डेबिट साइड यानी कि आउटफ्लो की बात हो रही है, तो पैसा जाना चाहिए। और कैपिटल अकाउंट है तो या तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी इसमें, या तो बोरिंग्स की बात होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। एन इंडियन सेंडिंग रेमिटेंसेज फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से पैसा भेजा जा रहा है यहाँ पे, तो ये तो हमारा क्या है, रेमिटेंसेज यानी कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है, और ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स तो हमारे करंट अकाउंट में आएंगे, तो ये गलत हो गया। इन्वेस्टिंग इन एसेट्स अब्रॉड बाय इंडियंस, यहाँ से आप पैसा बाहर भेज रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। और आप एसेट्स परचेज कर रहे हो वहां पे ना, इन्वेस्टिंग इन एसेट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होगा। तो हमें क्या चाहिए था, आउटफ्लो चाहिए था और कैपिटल अकाउंट चाहिए था, तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एन अमेरिकन कंपनी परचेजिंग शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे शेयर्स खरीद रही है तो हमारे पास पैसा आएगा ना, तो पैसा आएगा तो ये तो इनफ्लो हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने इनफ्लो तो पूछा ही नहीं है, डेबिट पूछा है, तो डेबिट मतलब आउटफ्लो पूछा है क्वेश्चन ने, तो ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, बाहर सामान बेच रहे हो, स्पाइसेस बेच रहे हो, मसाले बाहर अगर भेज रहे हो, तो इससे क्या होगा, इनफ्लो ऑफ मनी होगा, तो इनफ्लो ऑफ मनी है तो वो क्रेडिट साइड हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। देयरफॉर द आंसर इज बी। डेफिसिट इन बीओपी रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ, डेफिसिट है इसका मतलब क्या है, जो पेमेंट है वो ज्यादा है रिसिप्ट से। ठीक है, अभी हमने इसका अपोजिट क्वेश्चन करा है पीछे, करंट अकाउंट ओवर करंट अकाउंट नहीं, ये तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, ये हमारा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। ऑटोनोमस पेमेंट ओवर ऑटोनोमस रिसिप्ट, इसका आंसर आई गेस यही होना चाहिए। ऑटोनोमस पीछे जो हमने करा था उसमें भी ऑटोनोमस था ना, ओवर अकोमोडेटिंग रिसिप्ट्स नहीं, ऑटोनोमस ही जो है हमारा डेफिसिट बताएगा। आंसर इज सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एन इंडियन कंपनी रिसीव्स अ लोन फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीके से क्या हो गया, बोरिंग्स हो गया, और बोरिंग्स हमारे किस में आता है,
ये आता है कैपिटल अकाउंट में। और बोरिंग्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या है हमारे लिए, इनफ्लो है, और अगर इनफ्लो है तो किस साइड जाएगा, ये जाएगा आपका क्रेडिट साइड। तो क्वेश्चन ने यही पूछा हमसे, एक तो किस साइड जाएगा और दूसरा किस में आएगा। तो लोन लिया है आपने बाहर की किसी कंट्री से, है ना, वुड बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ द डैश अकाउंट, तो ये आएगा आपका क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन सी सीम्स टू बी करेक्ट, लेट्स चेक इट। अरे लिखा ही नहीं है यहाँ पे, आंसर इसका सी है, ठीक है। अब यहाँ नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, हमें तो आता है। एज पर द आरबीआई प्रेस रिपोर्ट डेटेड 22 जून 2022, ठीक है। तो ये जो है प्रेस रिपोर्ट दे रखी है हमें, कब की है, 22 जून 2022 को क्या हुआ था, नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो ऑफ $US 15.2 बिलियन फ्रॉम द इक्विटी मार्केट। तो बेसिकली क्या हुआ है, ये आउटफ्लो हो गया, ठीक है। और अगर आउटफ्लो है तो किस साइड जाएगा, ये डेबिट साइड जाएगा, इतना तो समझ में आ गया आपको। और किस में है ये, रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि शेयर्स का पैसा जो है वो बाहर चला गया, तो ये करंट अकाउंट में जाएगा कैपिटल, क्योंकि ये बहुत हैवी अमाउंट है तो मेरे हिसाब से ये जानना चाहिए कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास डेबिट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का डेबिट। आंसर डी होना चाहिए था, लेट्स चेक इट क्या है, आंसर इज सी क्रेडिट। क्रेडिट क्यों आ रहा है भाई, नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड एंड आउटफ्लो, अगर आउटफ्लो है तो डेबिट साइड ही तो जाएगा। आंसर ये जो है पीछे गलत दे रखा है, ठीक है, रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया, तो रिकॉर्डेड एंड आउटफ्लो, ये गलत है, इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। ये जो है क्या है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो डेबिट साइड ही आएगा, इनफ्लो थोड़ी है ये। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रेड डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ट्रेड डेफिसिट है, इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो कम होने चाहिए थे इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, यानी इन्होंने टोटल एक्सपोर्ट्स और टोटल इंपोर्ट्स ले लिए, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें सर्विस इंक्लूड हो गया ना, देखो ये नहीं होगा। ट्रेड सरप्लस रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ओवर टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड सरप्लस में फिर से यहाँ पे इन्होंने सर्विसेज ले लिया, तो ये भी नहीं होगा अगेन। करंट अकाउंट डेफिसिट इन अ नेशन अकर्स व्हेन द फॉरेन रिसिप्ट्स इन करंट अकाउंट, receipts in current account fall short, यानी कि fall short of payment in current account, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, अगर हमारे रिसिप्ट कम है पेमेंट ज्यादा है करंट अकाउंट के, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीए डेफिसिट हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इट इज अ करेक्ट आंसर, लास्ट नहीं होगा, आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द आइटम वुड अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड यानी कि इनफ्लो होना चाहिए, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात होगी या तो बोरिंग्स की बात होगी। चलो, एजुकेशन कंसल्टेशन फ्रॉम अ फर्म इन न्यूयॉर्क, आपने क्या लिया, एजुकेशन कंसल्टेशन लिया है किसी न्यूयॉर्क की फर्म से, तो आप उसको क्या दोगे, पैसे दोगे ना कंसल्टेशन के बदले में, तो ये तो हमारा क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, ठीक है, तो इसको वैसे ही रिजेक्ट कर दो। बोरिंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है और इनफ्लो भी है, ठीक है। बोरिंग्स हमारा किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है, और क्रेडिट साइड ही आएगा क्योंकि हमारा ये इनफ्लो है। अर्थक्वेक रिलीफ एड रिसीव्ड फ्रॉम फ्रांस, ये अर्थक्वेक रिलीफ है हमारा, देखो रिसीव फ्रॉम फ्रांस, ये इनफ्लो तो है, ये बात तो सही है आपकी, ये इनफ्लो है, लेकिन ये अर्थक्वेक के लिए मिला, यानी कि ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है। समझ में आ गया आपको, इसके बदले में आपने कोई सर्विस नहीं दी फ्रांस को, हमारी कंट्री में अर्थक्वेक हिट करा, फ्रांस आया हमारी मदद करने, हमने बदले में कुछ नहीं दिया उसको, तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफर हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल, अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो पैसा तो जाएगा, है ना, पैसा जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है, आउटफ्लो हो जाएगा यानी कि डेबिट साइड हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन ने हमसे पूछा नहीं है, देयरफॉर द आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया।
एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता क्या है वो देखते हैं, एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन कंपनी टू स्टार्ट इट्स सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया, नहीं, कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करे अगर इंडिया में आके तो उसको हम लोग एफपीआई नहीं बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन कंपनी टू एक्वायर सम कंपनी इन इंडिया, एक्वायर करना यानी कि परचेज करना किसी कंपनी को, वो भी आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अ फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग शेयर्स इन इंडियन मार्केट, यस, अगर कोई बाहर की कंपनी जो है हमारी कोई बाहर का पर्सन जो है वो हमारे यहाँ पर आके शेयर्स परचेज करता है, हमारे शेयर्स परचेज करता है, तो वो क्या होता है, हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। बाइंग गुड्स इन इंडियन मार्केट, सामान खरीदने को एफपीआई नहीं बोलते, तो आंसर क्या होगा, ओनली 3, देयरफॉर द सी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से, अच्छा इनकरेक्ट देखना है हमें, इनकरेक्ट है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ नेशन, हाँ ये सही है, इसमें आपके करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही आते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट, मशीन का है, ये तो गुड्स है ना, तो गुड्स किस में आते हैं, गुड्स तो करंट अकाउंट में आते हैं, तो ये गलत हो गया, आंसर इसका यही होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द रिलेटिव्स अब्रॉड एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, बिल्कुल, रिलेटिव्स को आप क्या कर रहे हो, फंड्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में हमारा क्या आ जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, पैसा बाहर जा रहा है ना, तो आउटफ्लो हो जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड आल्सो ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट इंपैक्ट एसेट्स और लायबिलिटी, बिल्कुल सही है, जो हमारे करंट अकाउंट होता है वो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। यहां पे लिख लेना, जो करंट अकाउंट है हमारा, इट डजंट अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, और जो कैपिटल अकाउंट है, इट अफेक्ट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ नेशन, ठीक है। ये एक और जो है दोनों में डिफरेंस है, ऑफ अ नेशन ऑफ अ कंट्री एक ही बात है। तो जो करंट अकाउंट है हमारा, उससे जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटीज में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी करेक्ट है ना, यस, आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, ओइंग टू द रशिया यूक्रेन क्राइसिस द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग राइजिंग क्रूड प्राइसेस, ये बात सही है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उससे जो पूरे वर्ल्ड में प्राइसेस जो है क्रूड ऑयल के वो इंक्रीज हो गए हैं ड्यू टू सप्लाई साइड इश्यूज, बिल्कुल। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग, क्योंकि प्राइस जो है पेट्रोल का बढ़ गया है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, तो उससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन इंडिया विल राइज, नहीं ये तो रिलेटेड नहीं है। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ साइकिल्स इन इंडिया विल राइज, नहीं। इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स इन इंडिया विल राइज, क्या बहुत ज्यादा यूएस डॉलर इंडिया में आने लग जाए क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, बिल्कुल नहीं। आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज, बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, यूएस डॉलर का आउटफ्लो हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है तो आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, और ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा तो वो आउटफ्लो हो जाएगा, क्लियर। तो आंसर क्या होगा, डी। और यूएस डॉलर क्यों बोला गया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो पेट्रोल की ट्रांजेक्शन होती है, सेल परचेज, वो डॉलर में ही होती है। सपोज दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन एग्जिबिट्स अ सरप्लस ऑफ 20,000, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसमें दो चीजें आती है ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, दो चीजें आएंगी हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड में। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है तो बीओटी सरप्लस का मतलब क्या है, ब्यूटी सरप्लस का मतलब क्या है कि हमारे जो एक्सपोर्ट है माइनस इंपोर्ट्स, ये क्या है हमारा पॉजिटिव में, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है, ज्यादा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे देखते हैं, द इंपोर्ट मर्केंटाइज ऑफ द नेशन इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ द मर्केंटाइज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जितने भी हमने इंपोर्ट करे हैं वो आधे करे हैं जितने भी हमने एक्सपोर्ट करे हैं उससे, ठीक है। द इंपोर्ट of merchandise of the nation is half of the exports of the merchandise, तो सरप्लस कितना है हमारा 20,000 आया है,
ठीक है। अगर हमने इंपोर्ट करे हैं x तो एक्सपोर्ट कितने हो जाएंगे हमारे 2x। समझ में आया? अगर मैं इंपोर्ट्स को x लेता हूं तो हमने जो एक्सपोर्ट करे हैं वो कितने करे हैं, डबल करे हैं उससे। ठीक है, तो देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा ये 20,000 इक्वल्स टू x, 2x माइनस x कितना हो जाएगा 20,000। तो ये क्या आ गया हमारा, x मैंने क्या लेट करा था, इंपोर्ट्स को मैंने x माना था। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू पूछी है, तो एक्सपोर्ट्स कितने हैं हमारे 2x है, तो 2 इंटू x और x की वैल्यू कितनी आई है 20,000, तो 2 इंटू 20,000 कितना हो गया, ये 40,000 हो गया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इट इज बी। क्लियर हुआ आपको? ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट था। अगर इंपोर्ट जो है हमारे आधे हैं, इसका मतलब एक्सपोर्ट डबल है, तो एक्सपोर्ट जो है हमारा 2x हो गया और इंपोर्ट कितना हो गया, x हो गया। इस हिसाब से हमारा आंसर आ गया 40,000 एक्सपोर्ट्स। विच कंट्री हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री। अच्छा, विच अकाउंट, इसमें से कौन सा अकाउंट जो है वो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे फर्क डालता है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। सोचिए इसको थोड़ा सा। Which account has a direct impact on the income, output and employment of a country? Current account, capital account, both A and B। देखो, जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें क्या होता है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट में होता है इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स। ठीक है, बेसिकली यही होता है। और इन दोनों चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कंट्री के इनकम पे, आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट पे। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है करंट अकाउंट से। अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, आउटपुट बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यानी कि गुड्स और सर्विसेज की बात होती है तो करंट अकाउंट में आता है हमारा। तो आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर शुड बी ए। इन्वेस्टमेंट और बोरिंग से हमारे इनकम और एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट तो होता है लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आता। तो इसका आंसर बी, सी, डी नहीं है, आंसर इज ए। ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में जो ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेटिंग या ऑटोनोमस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होती है क्योंकि ये सरप्लस और डेफिसिट को कवर करती है, बीओपी को। और जो कैपिटल आइटम्स है उन्हीं में इतनी अमाउंट होता है इन्वॉल्व कि वो सरप्लस और डेफिसिट को कवर करे। तो इसका आंसर रहेगा दोनों में आती है वो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस आती है। इनका बेसिकली मोटिव होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मोटिव की ट्रांजैक्शन तो कैपिटल और करंट दोनों में ही आ सकती है। ठीक है, तो आंसर इज बी। ठीक है, बी हमारा आंसर हो गया। Balance of payment does not include economic transactions between dash and rest of the world in a given period of time। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या नहीं आता है, डिप्लोमेटिक स्टाफ ऑफ फॉरेन कंट्री इन इंडिया, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल, टूरिस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ये सारे जो है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, आप पढ़ लेना, इसमें बहुत ईजी है, कुछ ऐसा है नहीं। If in an economy the balance of trade is showing a deficit of 200, यानी कि हमारा जो BOT डेफिसिट है, BOT डेफिसिट क्यों है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है एक्सपोर्ट से। ठीक है, डेफिसिट कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट इज 900 वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कितनी है हमारे पास, 900 है, और ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्सपोर्ट इक्वल्स टू 900 माइनस 200, तो एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा 700। सॉरी फॉर दैट सिली मिस्टेक ऑफ नो 100। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम एनीवेज आंसर कितना आ गया, एक्स हमारा एक्सपोर्ट हमारे पास आ गए 700। क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था कि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू क्या रहेगी। क्वेश्चन ने क्या बताया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट है, और डेफिसिट मतलब इंपोर्ट जो है हमारे वो ज्यादा है एक्सपोर्ट से। डेफिसिट हमें 200 दे रखा था, इंपोर्ट हमें 900 दे रखे थे, माइनस कर दिया हमने एक्सपोर्ट्स, तो कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ गया 700। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक कंसेप्ट। बीओपी तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, ये हमारा फ्लो कंसेप्ट होता है। करंट और कैपिटल हमारे, इनको हम ऐसे स्टॉक और फ्लो में नहीं डाल सकते। इसका आंसर रहेगा डी। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है हमारा, ये स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं।
आई गेस आंसर तो यही होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर इज बी, स्टॉक कंसेप्ट, कैपिटल अकाउंट। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, होपफुली मैं आपको ये आगे जब हम कभी इसको करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डाउट लेके चलते हैं। अगर आपको कुछ इसका एक्सप्लेनेशन हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। अगर मुझे कुछ मिलता है, लॉजिक लगता है, तो मैं आपको कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा। डैश इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ क्या आ गया, सर्विस आ गया, ट्रांसफर पेमेंट आ गया। तो हमारे पास करंट अकाउंट की इसमें दो चीजें दे रखी है ना, करंट अकाउंट की सिर्फ दो चीजें गिवन है, बाकी की दो चीजें अभी रह गई हैं। क्या है ये, बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो हमारे पास गुड्स आता है और इन्होंने गुड्स की तो बात ही नहीं करी है, तो ये तो नहीं होगा। नेट इनविजिबल सर्विसेज की बात करिए यहाँ पे, तो एक बार को ये हो सकता है। ट्रेड सरप्लस तो नहीं होगा। ठीक है, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, सारी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी रहेगा, नेट इनविजिबल, दैट इज सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं, रीड करो इसको। इन कंटेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करंट अकाउंट के पर्सपेक्टिव में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो क्रेडिट आइटम होगा, बिल्कुल सही बात है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, आउटफ्लो ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच मीन्स इनफ्लो ऑफ मनी। हमें सिर्फ मनी पे ध्यान देना पड़ता है कि मनी का क्या हो रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। गुड्स और सर्विसेज पे हमें ध्यान नहीं देना है। एनीवेज, अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे तो उससे इनफ्लो ऑफ मनी होगा, और इनफ्लो ऑफ मनी होगा तो वो क्रेडिट साइड ही आएगा। ये सही बात है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज डेबिट साइड, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो आउटफ्लो ऑफ मनी हो गया, आउटफ्लो ऑफ मनी हो गया तो डेबिट साइड ही आएगा। ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड एज डेबिट साइड। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं यानी कि क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो किस साइड आएगा, डेबिट साइड ही आएगा, ये भी सही है। ऑल ट्रांसफर रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड एज डेबिट। रिसिप्ट है, इसका मतलब क्या है, इनफ्लो ऑफ मनी है, और अगर इनफ्लो ऑफ मनी है तो उसको हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड डालेंगे। तो ये जो है गलत हो गया। तो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था कि गलत कौन सा है, देयरफॉर द आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारे पास क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बार बार कर चुके हम ये, और गुड्स का यहाँ पे दूसरा नाम हमें दे रखा है मर्केंटाइज। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इंश्योरेंस, शिपिंग और बैंकिंग, ये सारी क्या है, ये सारी हैं सर्विसेज। ठीक है, और ये सर्विसेज हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ द बीओपी। अब हमें क्या बताना है, ऑड वन आउट बताना है बीओपी के कंटेक्स्ट में। इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इन्वेस्टर्स अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मतलब एक इंडियन इन्वेस्टर है, उसने इंडिया के प्रोग्राम में ही इन्वेस्ट करा है। ठीक है, लोन रिसीव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ये भी इनफ्लो हो गया। परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड, तो ये आउटफ्लो हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये जो तीनों ही ट्रांजेक्शन है बी सी डी, ये क्या है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, तो कहाँ थे हम, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि लोन रिसीव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया क्या है, इनफ्लो है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड भी इनफ्लो है। परचेज ऑफ मशीनरी क्या है, आउटफ्लो है। लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इन्वेस्टर अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, यानी कि इंडिया के इन्वेस्टर ने इंडिया में ही पैसा इन्वेस्ट करा है, तो ना तो ये हमारा इनफ्लो है और ना ही हमारा ये आउटफ्लो है। समझ में आ गया, ये जो ए है ना ही इनफ्लो है ना ही आउटफ्लो है, क्योंकि अगर हम अपना पैसा अपनी ही कंट्री में डाल रहे हैं तो यानी कि ना तो इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ऑड वन आउट पूछा था इन्होंने हमसे, ऑड वन आउट, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द आंसर, दैट इज ऑड वन आउट। आगे चलते हैं, तो चलिए ये था हमारा आज का लास्ट चैप्टर। थैंक यू।
हमने क्या करा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है, ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो है कंप्लीट कर लिया आज, ठीक है। अब हम आगे करेंगे इंडियन इको, फिर उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप जो है सारी वीडियोस जो है देख लेना, और जहां पर भी कोई भी डाउट्स आए प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। कहीं भी कुछ भी एरर लगता है तो वो भी पॉइंट आउट कर देना, ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। बस आप जो है अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।